हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 जल अनमोल संसाधन लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। आज हम मुख्य रूप से जल पर चर्चा करेंगे। जल काफ़ी परिचित नाम है, इसके बिना जिंदगी मुश्किल है, जल ही जीवन है। तो आज इस चैप्टर में जिस टॉपिक पर, जिन टॉपिकों पर, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जल की उपलब्धता। दूसरा जो टॉपिक होगा मेरा, वो टॉपिक होगा जल की अवस्था। तीसरा जल चक्र। चौथा जल के स्रोत। पांचवा भौम जल और भौम जल स्तर में कमी के कारण पर चर्चा करेंगे। झारखंड में वर्षा की स्थिति क्या है, एक संक्षिप्त चर्चा, एक संक्षिप्त जानकारी इस पर भी। उसके बाद जल प्रबंधन और अंतिम में झारखंड के जल पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जल अनमोल है। हमें जल प्रकृति से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है, लेकिन हमें हर समय के साथ साथ जल की आवश्यकता महसूस हो रही है। शुद्ध जल, पेयजल की आवश्यकता महसूस होती जा रही है, जबकि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल है। लेकिन इसके बाद भी हम दिन प्रतिदिन जल संकट से, पेयजल संकट से गुजर रहे हैं। तो आखिर जब पृथ्वी का 2/3 हिस्सा लगभग 71%, 71% अगर जल है, तो फिर जल संकट क्यों? तो पृथ्वी में जितना भी जल है उसमें से 97%, 97% जल जो है वो महासागरों में है, वो स्लाइन वाटर है, वो खारा जल है, जो कि हम उन लोग के लिए, पीने के लिए और खेती के लिए, यानी मानव के लिए अनुपयोगी है। बचा जो 3%, वो 3% जल जो है उसमें से 2% जल बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर में है, जिसे हिमनद कहते हैं, ध्रुव में है, पहाड़, ऊंचे पहाड़ की चोटियों में है, और 1% जल ही हमें पेयजल के रूप में जो है, पेयजल के रूप में हमारे पास उपस्थित है। तो जल का संकट, आबादी बढ़ने के साथ साथ जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, और इसके लिए बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए पूरा विश्व आज चिंतित है। आने वाले समय में विश्व में जो आबादी बढ़ रही है, उसके कारण दिन प्रतिदिन पेयजल संकट गहराने लगेगा। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ऐसे एक जानकारी ज़रूरी है, जो कि आप लोग का एक प्रश्न भी आता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल वर्ष कब मनाया। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष 2003 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया, और प्रत्येक वर्ष हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। जल की उपलब्धता पर जब हम चर्चा करते हैं, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा, वो करीब 71% भाग जल है, लेकिन इस जल की कुल मात्रा में 97% समुद्र में खारा जल है, 2% जो है वो हिम शिखर यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों में और ध्रुव में है, 1% पेयजल है, और उस 1% पेयजल में 0.6% जो है सतही जल है, सरफेस वाटर है। ये सतही जल पर आगे हम चर्चा करेंगे। चूँकि पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी है, और पृथ्वी
के 2/3 हिस्सा पानी रहने के कारण उसका पानी का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के कारण जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, उस 8 ग्रह में अभी तक के जो वैज्ञानिक खोज हुए हैं, जो मानव की जानकारी है, उसके अनुसार पृथ्वी पर ही जल है। और जल का, चूँकि जल लगभग जो है 71% पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका जल है, तो उस जल के रिफ्लेक्शन से अंतरिक्ष से जब देखा जाता है तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी हम करते हैं। तो ये तो हुई जल की उपलब्धता की बात। अब हम बात करते हैं जल की अवस्था। ये आप लोग सभी परिचित होंगे कि जल मुख्य रूप से जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव्य में और गैस में। जब जल जो है वो ठोस होता है तो वैसी स्थिति में वो बर्फ के रूप में होता है। जब द्रव्य है तो उस समय पानी के रूप में, और जब गैस जो है, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जल वाष्प के रूप में, तो उसके गैसीय अवस्था में। अगला टॉपिक मेरा है कि ये जल जो है वो जल की अवस्था के बाद जल चक्र। पृथ्वी में जल है तो ये जल जो है पृथ्वी से वाष्पीकृत होता है। सूर्य जो है, सूर्य के कारण वाष्पीकृत होता है, वाष्प बनकर फिर जो है वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ता चला जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद वो ठंडा के कारण संघनित होता है, संघनित होकर बादल बनता है। और जब बादल में जो छोटे छोटे जलकण होते हैं उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वर्षण के रूप में जो है वो फिर पृथ्वी पर चला आता है। और फिर पृथ्वी के जल स्रोत से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। सूर्य से जो है पृथ्वी का जो जल स्रोत है वहाँ से पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है। तो इस तरह से एक कंटिन्यूअस चक्र चलते रहता है जिसे कि हम जल चक्र कहते हैं। तो आइए हम एक चित्र के माध्यम से जल चक्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम जल चक्र, जिसको कि हम वाटर साइकिल कहते हैं, हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिए हैं, प्रतीकात्मक रूप में जल स्रोत। एक नदी का चित्र है, लेकिन यहाँ ये नदी के जगह नदी, झील, समुद्र और जितने भी जल स्रोत हैं वो सभी पृथ्वी के ये जल स्रोत हैं। सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी के जल स्रोत पर पड़ते हैं तो इसके गर्मी के कारण ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी जल जो है वो जल वाष्प बनकर तो वो गैसीय अवस्था में आकर ऊपर जो है वो उठता है। और जब ये ऊपर उठता है तो ऊपर में जाकर वो संघनित होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है और इससे बादल बनता है। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि बादल कैसे बनता है। तो ये जब संघनन होता है, संघनन के बाद बादल बनता है और बादल बनने के बाद फिर वर्षण जब होता है, वर्षा जल के रूप में, फिर वर्षा के रूप में जल फिर पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी से फिर ये जो है जल स्रोत से फिर वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर जो है वो वर्षण। तो इस तरह से एक चक्र जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है और इसी को हम कहते हैं जल चक्र। अगर जल चक्र को अगर हम कैसे लिखेंगे तो इसको ये देखिए कि पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। हम लोगों ने देखा कि पहले वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षण, फिर जो है वाष्पीकरण, फिर संघनन, वर्षण, एक कंटिन्यूअस जो है वो चक्र चलता है। जल के इसी चक्रीय क्रम को हम जल चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है 3 क्रियाएं होती है। एक पहला वाष्पीकरण का, उसके वाष्पीकरण में जल जो है वो वाष्प बनता है, गैसीय अवस्था में आता है। संघनन की प्रक्रिया होती है, जब वो वाष्प ऊपर जाता है तो वैसी स्थिति में संघनन की प्रक्रिया कारण वो फिर जो है वो जल बूंदों में परिवर्तित होता है और फिर वो वर्षण की क्रिया होती है, यानी वर्षा के रूप में वो पानी नीचे चला आता है। तो इस प्रकार जल चक्र जो है वो जल चक्र कंटिन्यू चलते रहता है और जो पानी है वही पानी पृथ्वी से फिर बादल बनते हैं, बादल से फिर जो है पृथ्वी पर आते हैं। तो ये प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जल के मुख्य स्रोत। ऐसे अगर पूछा जाए कि जल के स्रोत क्या हैं, तो जल के स्रोत कोई कह सकते हैं कि नदी है, तालाब है, हैंडपंप है, समुद्र है, झरना है। लेकिन अगर यहाँ विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जल के मुख्य रूप से 3 स्रोत होते हैं।
पहला स्रोत जो है वो वर्षा जल, जो कि मुख्य स्रोत है। दूसरा जो है सतही जल, सरफेस वाटर। और तीसरा जो है वो भौम जल, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ये क्या है? वर्षा जल से तो आप लोग परिचित हैं, हम लोग अनुभव भी करते हैं, देखते हैं। बारिश होती है तो बारिश का पानी वो ज़मीन में आता है, उसके बाद कुछ जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है सूख के, रिस के, और कुछ पानी जो है सतह से बहते हुए फिर वो नदी नालों से होता हुआ जो है वो समुद्र तक फिर पहुंच जाता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होते रहती है। दूसरा है सतही जल, ग्राउंड वाटर। सतही जल का मतलब हुआ कि जो सतह के ऊपर है, जैसे जो जल नदी में है, जो जल तालाब में है, जो जल झील में है, तो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर गड्ढा या बड़े गड्ढे के रूप में, या नदी के रूप में, तालाब के रूप में, झील के रूप में वो जमा रहते हैं। तो वो जो है वो सतही जल यानी सतह पर होते हैं। और जो इसके बाद जो है वो भौम जल, जिसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। भौम जल क्या है? भौम जल जो कि पानी, बारिश का पानी रिस के ज़मीन के नीचे रिसता है, रिस कर वो ज़मीन के नीचे जो चट्टान हो, जो हार्ड सरफेस होता है, उससे भी रिश्ता हुआ थोड़ा नीचे जाता है और वहाँ जाके वो एक सतह पर जाके वो पानी जमा हो जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर कहलाता है। उसी को हम लोग भौम जल कहते हैं। तो आइए इस पर जो है एक नज़र डालते हैं। तो जल के मुख्य स्रोत, पहला वर्षा जल, दूसरा सतही जल यानी सरफेस वाटर, जिसमें नदी, तालाब, झील आदि आते हैं। उसके बाद भूमिगत जल, जिसको कि भौम जल कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं भूमिगत जल या भौम जल पर। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रीस कर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। इस जल को भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। और भौम जल के ऊपरी सतह को भौम जल स्तर यानी वाटर टेबल कहते हैं, जैसा कि अभी बताया। और ये चित्र एक सिंबॉलिक जो है रिप्रेजेंटेशन है, सांकेतिक चित्र है। जैसे ये हम एक पृथ्वी का एक हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो ऊपर वाला जो ये दिखाया गया है, ये क्या है? ये मिट्टी है, और उसके नीचे भी जो है वो मिट्टी है। तो मिट्टी क्या है? तो हम लोग ये जानते हैं कि जब मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, गहरे रंग का होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो मिट्टी का कलर जो है वो हल्का होता जाता है, वो लाइट कलर होता जाता है। तो यहाँ पर जो है जैसे बारिश है, तो बारिश में पानी जब पृथ्वी पर आता है, वर्षा होती है, और ये जल तो बह के चला जाता है, और कुछ जल जो है ये मिट्टी के छिद्रों से रिश्ता हुआ, यहाँ जो हार्ड सरफेस आता है उसके भी दरार से रिश्ते हुए एक लेवल पर आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आने के बाद ये नीचे रिश्ता नहीं है, तो यहाँ पर ये पानी स्टोर रहता है पृथ्वी के नीचे, जिसको कि हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी भौम जल कहते हैं। और ये जो पृथ्वी के सतह के अंदर ये पानी का जो स्टोर रहता है, ये स्टोर का जो ऊपरी सतह है, यह ऊपरी सतह भौम जल स्तर कहलाता है। और ये वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो जो हम लोग का ट्यूबवेल यानी चापानल या बोरिंग जो करते हैं, तो बोरिंग से का जो पानी होता है वो भौम जल का ही होता है, यानी भौम जल होता है। वो कुआं का पानी जो होता है वो भौम जल होता है। तो ये जो भौम जल है स्तर, ये स्तर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा दोहन के कारण, बहुत ज़्यादा यूज के कारण लगातार नीचे होता जा रहा है, जिसके कारण जो है वो पेयजल संकट गहराता है गर्मी के दिनों में, और ज़्यादा बोरिंग करना पड़ता है, बोरिंग बहुत गहराई तक करना पड़ता है, उसके बाद भी कई जगह पानी नहीं निकलता है। तो ये जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था भौम जल का। यहाँ पर ये जानना एक ज़रूरी है कि भौम जल जो है ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं 10 फीट में पानी है, कहीं 200 फीट में भी पानी नहीं है, कहीं पर जो है 500 फीट में पानी नहीं है। और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है कि कहीं कहीं बहुत ऊंचाई पर पानी है। जैसे एक हम झारखंड का उदाहरण ले, तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है, झारखंड का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़,
समुद्र तल से 1365 मीटर की ऊंचाई है। और उस पारसनाथ पहाड़ के एकदम टॉप पर, जहाँ पर भगवान पारसनाथ का मंदिर है, पहाड़ का एकदम चोटी जो है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर भी पानी है। यानी वहाँ पर ग्राउंड लेवल जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल उतना 1365 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, वहाँ पर भी पानी है। लेकिन कई जगह हम लोग देखते हैं कि बोरिंग में लोग 200, 300, 400, 500, 600 फीट भी करा लेते हैं, तो वहाँ पानी नहीं निकलता। यानी वहाँ जो भौम जल स्तर है वो काफ़ी नीचे है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भौम जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, और जिसके कारण पेयजल संकट आने वाले समय में और गंभीर होता जाएगा। यहाँ पर हम भौम जल स्तर में कमी के कारण पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा और जानकारी जान ले कि भौम जल और सतही जल में और क्या डिफरेंस है। पहला तो डिफरेंस ये देखिए कि सतह पर रहता है वो सतही जल है, और भौम जल जो होता है वो ज़मीन के नीचे होता है। तो इसी स्थिति में भौम जल जो है उसमें वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी, और जो ग्राउंड वाटर जो सतही जल है, सतही जल में वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी, चूँकि वो सूर्य के गर्मी से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। और जो भौम जल होगा वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो न्यूनतम होगी, लगभग नहीं होती है। सतही जल में प्रदूषण की संभावना ज़्यादा होता है, और वो जल जो है वो प्रदूषित होती है। लेकिन जो भौम जल है, ज़मीन के नीचे वाला जल है, वहाँ प्रदूषण कम होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ट्यूबवेल का जो है, चापानल का पानी पीना ज़्यादा अच्छा होता है किसी खुले नदी या तालाब या झील के तुलना में। तो अब आइए हम ये बात कर लेते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं, भौम जल स्तर में कमी के मुख्य कारण। तो भौम जल स्तर में कमी के मुख्य कारणों में सबसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा कृषिगत उपयोग। हम जितना भी जो जल उपलब्ध है, मीठा जल कहने का मतलब है कि पृथ्वी में पाया जाने वाला जो जल है उसका 97% जो खारा जल है, तो 3% जो जल है जो कि बर्फ़ के रूप में और पेयजल के रूप में उपलब्ध है, उसे हम मीठा जल कह सकते हैं। तो उस जल का उपयोग हम लोग मैक्सिमम जितना भी होता उसमें मैक्सिमम लगभग 80 से 85% जल का उपयोग जो है हम लोग कृषि का कार्य में करते हैं। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्री जैसे लग रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जल की खपत बढ़ रही है, इसके कारण भी जो है वो जल का दोहन होता है, और भौम जल स्तर जो है वो वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है। वर्षा का असमान वितरण हम लोग देखते हैं आजकल, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के कारण वर्षा का असमान वितरण है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। तो जिस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, स्वाभाविक है कि वहाँ पर भौम जल स्तर जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। वनों की कटाई भी भौम जल स्तर में नीचे जाने का या कमी होने का एक कारण है। और उसके बाद है जल की बर्बादी। हम लोग बहुत जल का, पानी का मिसयूज करते हैं। कई बार होता क्या है कि हम लोग घरों में ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला है और ब्रश कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ से बचना चाहिए कि जब ज़रूरी हो तभी जल का हम लोग उपयोग करें, व्यर्थ में जल को नहीं बहाएं। अगला जो मेरा टॉपिक है, झारखंड में वर्षा की स्थिति। झारखंड में जो है वो वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर होती है। और ये झारखंड में जो वर्षा है मुख्य रूप से जून और सितंबर के बीच में होती है, और जून और सितंबर के बीच में कुल वर्षा का 80% वर्षा होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं झारखंड का रीजन वाइज, जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग में, और गोड्डा। एक बार फिर से, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग और गोड्डा में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर। ऐसे पूरे राज्य की है 140, लेकिन इन स्थानों पर 120 सेंटीमीटर। दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला, देवघर और दक्षिणी गिरिडीह, इस क्षेत्र में जो है औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इसके बाद बात किया जाए गुमला,
पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम यानी पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और रांची आदि स्थानों पर यहाँ पर वर्षा जो है 140 से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। यानी कि ये जो है वो राज्य का जो औसत है इस क्षेत्र में उससे कुछ वर्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि झारखंड में भी वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, लेकिन ये जो है वो वैरी करता है 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में। आज का नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रबंधन, यानी जो जल है, जल का मैक्सिमम यूज हम कैसे करें, यही मैनेजमेंट है। तो जल प्रबंधन, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जल प्रबंधन जानने के पहले कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य। देश की जल की कुल खपत का 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में प्रयोग होता है। यानी जितना भी जल का खपत है भारत में, उसमें लगभग 85% जो है वो कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होता है। बचा 15% में 10% उद्योगों में और 5% घरों में हम लोग उपयोग करते हैं, घरेलू पीने के लिए या घरेलू उपयोग में जो आता है। यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि नीति आयोग का एक रिपोर्ट है कि देश में, भारत में, हमारे देश में 1994 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 6000 घन मीटर थी, जो आज यानी इस वर्ष 20 में 2300 घन मीटर हो गई। अब देखिए 94 जो था, 94 में 6000 घन मीटर और 26 साल बाद, ये 26 साल बाद ये जो है आधा से भी कम हो गया, 2300 घन मीटर। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1600 घन मीटर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि के साथ या फिर उद्योगों के विकास के साथ या कई कारणों से जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो लगातार घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जा रहा है, और नहीं तो आने वाली पीढ़ी को जल के लिए भटकना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि आने वाले समय में जल के कारण विश्व युद्ध भी हो सकता है। आइए जल प्रबंधन के बारे में हम जानें। तो जल संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना ही जल प्रबंधन है। जल की बढ़ती मांग के कारण उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि मांग बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है वो हम लोगों ने देखा कि घट रही है। तो अब जल प्रबंधन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली। इसमें क्या है कि जो अपशिष्ट जल है, उस अपशिष्ट जल का रिसाइकलिंग करके हम रीयूज करते हैं। तो वो जो प्रणाली है अपशिष्ट जल प्रणाली। दूसरा जो है कि सिंचाई प्रणालियाँ। हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, सिंचाई की जो परंपरागत तकनीक है उसमें बदलाव लाना होगा, और उस परंपरागत तकनीक के जगह स्थान पर हमें आधुनिक और अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करना होगा, जिसमें जल का बर्बादी कम से कम हो। और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त है वो ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इस प्रणाली में जो फसल है, जो पौधे होते हैं, पौधे के ठीक जड़ में जो है बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता है। अगला जो जल प्रबंधन का जो तरीका है वो प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल। यानी जो नदी है, जो तालाब है, जो झील है, तो इन सभी जो सतही जल के जो स्रोत हैं उनमें गाद भर जाता है। उसका रख रखाव, उसकी सफाई, नियमित सफाई ज़रूरी है। उसका देखभाल ज़रूरी है ताकि उसमें गाद नहीं भरे, मिट्टी नहीं भरे। और अगर हम इस तरह से करते हैं तो वो क्या होगा कि जल प्रबंधन का एक कारगर तरीका होगा, क्योंकि जब उसमें जल रहेगा तो धीरे धीरे जल रिस कर वो ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। अगला जो है वो जल प्रबंधन में जल संरक्षण।
जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग आजकल सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हम लोग स्कूल में इस पर कई कार्यक्रम करते हैं, जागरूकता रैली निकालते हैं। इसमें हम लोग पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता है। वाटर की वर्षा जल को हम कैसे जमा करके बहने से रोकें और वर्षा जल को हम ग्राउंड में सीधे ज़मीन के नीचे ले जाएं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा अब चेक डैम, तालाब, डोभा आदि का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी क्या होता है कि हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये चेक डैम बनने से या तालाब या डोभा बनने से जो वर्षा जल बह के चला जाता है, समुद्र तक पहुंच जाता है, उसको हम रोकते हैं, वो रिसकर ज़मीन के नीचे जाता है। और जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है जागरूकता अभियान। तो इस तरह से हम लोग जल प्रबंधन को के द्वारा हम जो ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर लेवल को कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हैं, और ये समय की ज़रूरत है। आज का मेरा लास्ट टॉपिक झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव। कभी कभी एकल प्रयास बहुत कुछ कर जाता है। ऐसे तो कहावत है, अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ता, लेकिन कभी कभी एकला चलो रे जो सिद्धांत है, उसके बाद एक व्यक्ति आगे बढ़ता है अच्छे कामों के लिए, बाद में उस कारवा बनता जाता है, उसके पीछे कई लोग आते हैं। जल प्रबंधन, जल संरक्षण के क्षेत्र में झारखंड का एक नाम झारखंड के क्षितिज पर ध्रुव तारा बनकर चमक रहा है, और वो नाम है सिमोन उरांव। रांची के बेड़ो प्रखंड के एक गांव में जन्मे, चौथे क्लास तक पढ़े इस व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो लोगों ने सोचा नहीं था। इनके प्रयास से जल संरक्षण के कारण जो बंजर ज़मीनें हैं, वो बंजर ज़मीनों में आज फसलें लहरा रही हैं। जल संरक्षण की दिशा में इनके द्वारा किए गए कार्य आज अनुकरणीय है। कई लोग कई क्षेत्रों में इसे अपना रहे हैं। इनके इस प्रयास को भारत सरकार ने भी सराहा और इसे एक पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। तो आइए हम सिमोन उरांव के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। 4th क्लास तक पढ़ने वाले, यानी चौथी तक ही पढ़े थे। सिमोन 1 दशक से सूखे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जल संचय के लिए 6 गांवों में तालाब खुदवाया, देसी तकनीक से सिंचाई के लिए बांध बनाया, साधारण जल संरक्षण के प्रयास के उपायों से 51 गांवों का इन्होंने भाग्य बदल दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस तरह से आज का ये मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक्स जो था वो यहाँ पर समाप्त होता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा यूट्यूब वीडियो जाता है, वहाँ पर इस पूरे चैप्टर का एक पीपीटी मैंने बनाया है, एक ब्रीफ, एक समरी पीपीटी के रूप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तो इस चैप्टर का जो यूट्यूब का लिंक के साथ साथ वो पीपीटी भी सेंड करूँगा। और जिन्हें पीपीटी इसका नहीं मिल पाएगा, मेरे फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर हम उस जो आप अगर कहेंगे तो हम उस को पीपीटी को आपके तक भेज सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर भी है 7979725253। एक बार फिर से 7979725253। तो इस तरह से आप हमें व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।